हजरत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन और इजराइल के अंदर जो मामला चल रहा है उस पर आप लोगों ने बहुत कुछ चीजें बताई है। क्या स्टैंड है इस वक्त आप लोगों का, सरकार से क्या मांग चाह रहे हैं और क्या कुछ होने की आपकी सोच है? हम लोग हिंदुस्तानी सरकार से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सरकार का जो तारीखी स्टैंड रहा है फिलिस्तीन और इसराइल के इशू के ताल्लुक से, कि जिस तरह उन्होंने हमेशा फिलिस्तीनियों की और हमेशा मजलूमों की हिमायत की है, वो सिलसिला जो है किसी तरह जो है ख़त्म ना हो और हिंदुस्तान जो है अपनी जो आलमी सतह पर जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए जो है वो आगे बढ़े और अपनी लीडरशिप की और अपनी कायदाना जो सलाहियतें हैं उसके अंदर जो मौजूद हैं उन कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस खत्ते में अमन व अमान बरकरार करने के लिए, और सिर्फ अमन व अमान ही नहीं मुस्तकिल अमन बरकरार रखने के लिए जो है वो अपना रोल अदा करे। तभी तो हम समझेंगे कि हिंदुस्तान जो है वो विश्व गुरु बनने जा रहा है। वरना अगर हमने इस तरह की बातें नहीं की, अगर ऐसे नाजुक मौक़ों पर हमने मुंह मोड़ लिया, पल्ला झाड़ लिया, तो दुनिया हमें किसी तरह कबूल नहीं करेगी। तो हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हमारा जो रिवायती स्टैंड रहा है और हमारा जो तारीख़ी किरदार रहा है कि हमने हमेशा जो है मज़लूमों की हिमायत की है, उस स्टैंड में जो है किसी किस्म की तब्दीली नहीं आना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ जो है हमें आगे बढ़ते हुए जहाँ जहाँ हमारे असरात हैं, जिन जिन मुल्कों पर हमारे जिन जिन लीडरों पर हमारे असरात हैं, उन असरात को जो है बरूए कार लाना चाहिए। हज़रत आप लोगों की एक स्टडी रही है और जिस तरह से फ़लस्तीन और इजराइल का एक लंबा मामला चला आ रहा है, ये कोई आज का मामला नहीं है। आम जनता जो है, आम आवाम जो है, उन्हें ये नहीं पता कि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच की लड़ाई की आखिर वजह क्या है। अगर मुख्तसर से अंदाज में अगर आप समेटना चाहें पूरी तारीख को तो कैसे बयान करें? तारीख ये है कि 1947 से पहले इसराइल का वजूद ही नहीं था। इसराइल नाम का कोई मुल्क ही नहीं था, सिर्फ फ़िलिस्तीन एक इलाका था और वहाँ पर अरब आबाद थे, ईसाई आबाद थे और बड़ी मुख्तसर सी तादाद में जो है यहूदी भी आबाद थे। इन लोगों को जो है अमेरिका और बरतानिया ने और यूरोपियन ताकतों ने यहूदी प्रॉब्लम जो उनके यहाँ था, उनकी सरजमीन पर था, उसको सॉल्व करने के लिए यहूदियों को बड़ी तादाद में, इसराइलियों को यहाँ लाके आबाद करना शुरू किया और आबाद करने के लिए उनको जो ज़मीनें दरकार थी वो उन्होंने फ़िलिस्तीनियों से जबरन छीन कर, उनको मार कर, उनके साथ कत्लेआम करके, उनको जिसको कहते हैं ना कि ताकत का इस्तेमाल करके उनको बेदखल करके जो है उन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया और उनकी आबादियों को जो है रेफ्यूजी कैंपों में जो है ढकेल दिया। ये वजह है इसराइल और फ़िलिस्तीनियों के दरमियान तनाज़े की। फ़िलिस्तीनी और कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं कि उनको भी जीने का हक़ दिया जाए, उनके भी जो बुनियादी हुकूक हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनके पास जो उनको भी जो है अपने वसाइल और अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करने का जो है उनको मौका दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में दुनिया भर की कोशिशें हुई हैं और दुनिया ने जो है दोनों को जो है दोनों के दरमियान अमन अमान कायम करने के लिए जो है बहुत मौसर रोल भी अदा किया। हमारे यहाँ ओस्लो का समझौता हुआ, हमारे यहाँ उससे पहले जो है काहिरा और तेल अवीव के दरमियान समझौता हुआ, इजिप्ट और इसराइल के दरमियान। तो हम दुनिया ने वो तमाम चीज़ें अपनी जिम्मेदारी अदा की, लेकिन जो बैकआउट करने का जो काम है इन तमाम फैसलों से, अक़वाम मुत्तहिदा की तजवीज़ों से, ये जो बैकआउट करने का जो काम है, ये इसराइल की जो कट्टरपंथी जो सरकारें रही हैं उन्होंने इन मुतालबात को कभी कबूल नहीं किया और उन्होंने जो है सिवाय दबाने के और ताकत को इस्तेमाल करने के दूसरे किसी रास्ते को इख्तियार करने के बारे में गौर ही नहीं किया। इसलिए वो जो जबर और इस्तबदाद और तशद्दुद जो फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में, अरब इलाक़ों में जो है फ़िलिस्तीनी अवाम पर जो किया जा रहा है, यही जो है इस मसले का बुनियादी मसला है। एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि कुछ लोग आज ये मान रहे हैं कि ये लड़ाई मुसलमानों और यहूदी के बीच में है, नहीं, तो भारत इसमें स्टैंड क्यों ले अपना? ये मुसलमानों और यहूदियों की लड़ाई नहीं, ये फ़िलिस्तीनियों और इसराइलियों की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस और ऑक्यूपाइड लैंड्स की लड़ाई है। इसमें मज़हब का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ईसाई भी बसते हैं जो फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं, वहाँ पर जो है मुसलमान तो हैं ही और भी एथीस्ट भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। इस तरह की आबादियाँ वहाँ मिली जुली आबादियाँ वहाँ पर हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि वो बड़ी तादाद मुसलमानों की है, इसलिए इस इशू को जो है सिर्फ मुसलमानों से मंसूब किया जाता है, जबकि ऐसा है नहीं।
हजरत आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, इसमें काफी दानिशवर लोग हजरत मौजूद थे। क्या मांग है सरकार से, क्या चाह रहे हैं कि इजराइल और फलस्तीन के वॉर में क्या स्टैंड भारत सरकार ले और भारत का क्या स्टैंड ले? देखिए, भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, बहुत वाज़ेह है और हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर कर दिया कि भारत फिलिस्तीन के साथ है। भारत ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कंडेम किया है वो ये किया है कि हमास ने जो हमला किया है उसे नहीं करना चाहिए था, ये ठीक है, लेकिन इससे हमारे स्टैंड पर कोई असर नहीं आता है। हमारा स्टैंड वही है जो अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में था, जो इंदिरा गांधी के ज़माने में था, जो लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में था, जो पंडित नेहरू का था। पॉलिसी हमारी वही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। तो मैंने ये कहा कि लॉजिकली ये बात प्रूव हो रही है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ हैं, इसका मतलब ये है कि इजराइल गलत है, उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया है। तो अब जब ये तय है बात, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जालिम से छीन कर मजलूम को उसका हक दिया जाए। तो 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट हिंदी अखबार में ये आया था कि जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था कि अगर कोई भी भारत के अंदर या उनके राज्य के अंदर मुसलमान हो या कोई भी प्रांत का हो, अगर फलस्तीन के सपोर्ट की बात करता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जो चाहें कहें, लेकिन योगी जी ने हमारी जो नेशनल पॉलिसी है उसके खिलाफ बात किया है। ये इसलिए कि हमारा देश फिलिस्तीन के साथ है, यानी उसके साथ है जिस पर इजराइल जुल्म कर रहा है, तो मजलूम के लिए तो आवाज बुलंद करना ही पड़ेगा। सर, आज जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, फलस्तीन में जो वॉर चल रहा है इजराइल और फलस्तीन का, आपने कुछ मुद्दों पर बात की थी, क्या कुछ था उसके अंदर सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे? बात ऐसी कि जो 7 अक्टूबर से ये पूरा एक जो माहौल दुनिया में बन चुका है और सबको ये भी परेशानी है कि एक विश्व युद्ध की तरफ हम लोग क्या बढ़ रहे हैं, एक रीजनल वॉर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों मामला है और इन्होंने नाम क्या दिया है, ये जो ऑपरेशन है उसका नाम दिया है अक्सा ऑपरेशन, दी अल अक्सा फ्लड। तो क्यों ये नाम आया? 2 कारण है इसमें। एक तो गाजा पे जो लगातार 16 साल से एक कैद जेल में रखा है 25 लोगों को, अभी वो जेल में रहने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि जिनको लोग ने अभी हॉस्टेज बना कर लाए, जो बंधक लाए इजरायली को पकड़कर, उसमें ज़्यादा करके तो सोल्जर ही है, उनका बोला कि हमारे जो 5,500 फिलिस्तीनी बंधक आपके पास है, आपके जेलों में, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, उनको छोड़ो, हम ही इनको छोड़ेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर्स का एक बहुत बड़ा सवाल है पैलेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अल अक्सा मस्जिद पे आप लगातार हमले करते जा रहे हैं, आप हमले करते जा रहे हैं अल अक्सा मस्जिद पे, आप अंदर घुसकर भी मारे लोगों को, तो उनको पता है कि ये लोग अल अक्सा मस्जिद तोड़ना चाहते हैं। जैसे बाबरी मस्जिद, अयोध्या, राम मंदिर का मामला था, वो साउथ एशिया तक कंटेन हो गया, इतना बड़ा मामला नहीं था, मगर अल अक्सा का मामला है वर्ल्ड वॉर 3। क्योंकि अगर इन्होंने अल अक्सा मस्जिद को तोड़ दिया, जिसपे वो लोग एक टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनाना चाहते हैं, उसके बाद ये जंग नहीं रुकेगी, उसके बाद देश के देश उसमें लग जाएगा। सर, आपने भी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जिस तरह से एक कट्टरपंथी आपने बताया प्राइम मिनिस्टर को, जो अभी इस वक्त हुकूमत में है इजराइल की, एक फिरके से वो ताल्लुक रखते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया था, तो क्या था वो? नहीं, वो फिरके की बात मैंने नहीं की थी। मैंने बात की थी कि नेतन्याहू बेसिकली वो आइडियोलॉजी से आते हैं जो बेसिकली एक एक्सट्रीम जूइश आइडेंटिटी, जो मानते हैं कि वो सुप्रीम है, कि जू लोग दुनिया के सुप्रीम लोग हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की थी। वही एरियल शॉन की लाइन थी, वही बेन-गुरियन वाली लाइन थी। यही अभी जो उनके साथ जो मिनिस्टर है, स्मोट्रिच और बेन-गवीर, वो तो मतलब बहुत ही भयंकर किस्म के एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। क्या किसी फिरके से लोग ताल्लुक रखते हैं? 72 फिरके हमारे नहीं, वहाँ भी बहुत सारे फिरके हैं, वो फिरके मैं नहीं जा रहा हूँ, दैट इज नॉट द इशू हियर। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और ज़ायनिज्म जो उनकी है, वो सुप्रीमिस्ट है, रेसिस्ट है, नाज़ी है। ओके, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे एक्सट्रीमिस्ट सरकार बनी है और ये एक्सट्रीमिस्ट सरकार ले डुबा जाएगी इजराइल, क्योंकि ये देख रहे हैं कि इजराइल की औकात एक मिलिट्री पावर की रही नहीं है। वो बार बार वॉर हार चुके, पिछले 20 साल में, 23 साल में हर वॉर वो लोग हारे। उनके पास हवाई जहाज, टैंक्स, वो सब सर्वेलेंस सिस्टम, वो सब है, मगर जमीन पे जो लड़ाई का सवाल है उनके पास वो ताकत नहीं है। कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जो स्टेटमेंट आया था कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, बाद में सडनली 2 दिन बाद स्टेटमेंट बदल जाता है कि वो मिनिस्ट्री जो है वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बता रही है। इस मुद्दे पर क्या मांग है? देखिए, मोदी जी ने जो पहले इंस्टेंट रिएक्शन आया वो उनका आइडियोलॉजिकल मामला है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो मानसिकता है
वो है इजराइल वाली, कि इजराइल ने किस प्रकार से एक छोटे मुल्क ने मुसलमानों को ठिकाने पे लगाया, मोदी जी ने गुजरात में किस प्रकार से मुसलमानों मार मार कर उनको ठिकाने पे लगाया, इसलिए मोदी जी को आज तक वोट मिलते रहते हैं। जो हम लोगों ने अहमदाबाद के क्रिकेट मैच में देखा कि क्या माहौल है आज गुजरात में। तो पॉइंट इज, मोदी जी ने वो बोल तो दिया मगर उसने अपना कद छोटा कर दिया दुनिया में, भारत का भी कद छोटा कर दिया। क्योंकि चाइना और रशिया क्या बोल रहे हैं, चाइना और रशिया बोल रहे हैं कि सीज फायर, स्टॉप द वॉर और पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो और 2 राष्ट्र का निर्माण करो। बाद में 5 दिन के बाद हमारी मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला, क्योंकि 5 दिन तक मोदी जी का ट्वीट ही चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे, और कुछ नहीं चल रहा। मगर जो हमारी पारंपरिक पोजीशन है वो बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स को बोलना पड़ा, कि जो हम लोग हर बार बोलते हैं। तो उसमें तो उनका कद कम हुआ, भारत का कम कद हुआ, क्योंकि आज G7 और G20 का महत्व नहीं है, ब्रिक्स का है, ब्रिक्स 11 का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है, जो ग्लोबल साउथ के भी ऑर्गेनाइजेशन है। G7 G20 तो भी उनका टाइम अभी जा चुका है। सर, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के मुताबिक, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आप लोगों की और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि ये जो फ़लस्तीन और इजराइल का मामला, हम सब जानते हैं कि 75 साल से चल रहा है और फ़लस्तीन की ज़मीन पर इजराइल ने वहाँ आया और उसने उसको शरण दिया और धीरे धीरे ये मामला फिर इस तरह का संघर्ष शुरू हुआ कि इजराइल ने उस ज़मीन को अपनी समझकर और उस पर फ़लस्तीन को ही उसने कैदी बना लिया। अब हम मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया और सब तरफ देखते हैं कि किस तरह से फ़लस्तीन की वहाँ ज़िंदगी है, एक कैद खाने की तरह वो लोग वहाँ जी रहे हैं और ये संघर्ष चल रहा है माल की हक का। मालक कौन है सब जानते हैं, लेकिन अचानक 7 तारीख से फिर वहाँ जो संघर्ष शुरू हुआ, वो संघर्ष में 2400 लोगों की जाने गई। जान किसी की भी हो इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो इंसानी जान है। वो इंसानी जानें मज़ीद ना जाए और ये जो मामला है, ये युद्ध पहले विराम हो, उसके लिए भारत तो कोशिश करने में आगे बढ़ गया है, चाइना बढ़ गया है, रशिया बढ़ गया है। अब अमेरिका में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये जल्दी से मसला हल हो जाए और ये युद्ध जल्दी रुके और जो लोगों के लिए दवा, पानी, दूध, रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें जो बंद कर दी गई है, ये इनह्यूमैनिटी है, ये इंसानी आज की दुनिया में जबकि इंसान इतना मॉडर्न है और मानव अधिकार की बात करता है, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी लगती है। तो उसको पहले वहाँ बहाल किया जाए, शुरू किया जाए और ये युद्ध को विराम दिया जाए और जो मसला 75 साल से चल रहा है उसको भी समझकर ये प्रॉब्लम को इसको विराम लगाया जाए, यही हम लोग चाहते हैं। आज अपनो इंसाफ पहुंचा ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल और दूसरी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से और सेकुलर तंजीमों की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम सब लोगों ने अपना स्टैंड रखा है कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मारकाट बेगुनाहों के साथ हो रही है वो गलत है, चाहे वो 7 अक्टूबर और उसके बाद हो या 1948 के बाद से हो रही है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हम अपनी हुकूमत से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये उम्मीद रखते हैं, ये डिमांड भी करते हैं कि हमारा मुल्क एक बड़ा मुल्क है, हमारा असर है, हमारे वज़ीर आज़म का, हमारे प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में असर है, वो इसमें बीच में पड़े और वहाँ पर मामलात को ख़त्म कराएं। जो नाइंसाफ़ी पहले से चली आ रही है या जो अब हो रही है उसको ख़त्म कराया जाए। उसी के साथ साथ दोनों तरफ से जितने बेगुनाहों को मारा गया है हम सबको करना, ये बेसिक हमारी बात है। हम चाहते हैं कि आप हजरात हमारी बात को पहुँचाएं।